सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूँ हिमानी सेन, आपकी हिंदी शिक्षिका। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमने व्याकरण सुरभि पुस्तक से एक नया पाठ शुरू किया था। वो उसका नाम था पाठ 4 शब्द। अब अभी तक आपने इस पाठ को काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, जिसमें आपने पढ़ा कि वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, जिनसे कि हमारी भाषा तैयार होती है। और आपने ये भी देखा कि जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम पद बोलते हैं, पद के नाम से जानते हैं। फिर हमने आगे देखा कि नए शब्द किस तरह से बनाए जाते हैं। तो कुछ शब्दों को लेकर हम उनसे नए शब्द बना सकते हैं। ये आपने देखा। तुकांत शब्द क्या होते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, ये सब अभी तक की कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। अब आज की कक्षा में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा आज का विषय है समास। अब हम देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि किसी भी चीज़ को छोटा करना। जैसे कि हम देखते हैं कि जहाँ 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं, उनको जब हम छोटा करके एक नया शब्द बनाते हैं तो उस शब्द को हम समास कहते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा किस तरह जान सकते हैं? जैसे एक शब्द है देशभक्ति। ये देशभक्ति शब्द कैसे बना, ये देखिए। देश भक्ति, ये शब्द इस तरह बना है कि इस शब्द को अगर हम, ये समास शब्द है, इसको अगर हम बड़ा करेंगे या ये किन शब्दों से मिलकर बना है ये हम जानना चाहेंगे। तो ये शब्द बना है देश के लिए भक्ति। तो जब अनेक शब्दों से मिलकर, एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर कोई एक नया शब्द तैयार होता है जो इन्हीं शब्दों से संबंधित है, उसका भी वही अर्थ है जो इन शब्दों का अर्थ है, तो उसको हम समास बोलते हैं। तो ये एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर, इसको हम एक या अनेक शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो ये अनेक शब्दों से मिलकर ये एक शब्द बना देशभक्ति। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। तो देशभक्ति क्या हुआ? देशभक्ति हमारा समास है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी तरह से हम बता सकते हैं कि एक और शब्द देखते हैं, चार भुजाएं हैं जिसकी, मतलब चतुर्भुज। उसको हम क्या बोल देंगे? चतुर्भुज। तो 4 भुजाएं हैं जिसकी, उसका हमने जब समास किया तो शब्द बना चतुर्भुज। ऐसे ही रस की खान, इसको हम क्या बोलेंगे? शब्द कैसे बनाएंगे समास? उसको हम बोलेंगे रस खान। इसी तरह से एक शब्द है नीला है जो कमल, तो उस कमल को समास कैसे करेंगे? मतलब उसको संक्षिप्त रूप में कैसे एक शब्द में बताना चाहें तो नील कमल। तो इस नील कमल का मतलब होगा कि जो कमल नीला है। तो इसी तरह आपकी पुस्तक में भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जिनको कि हम अभी यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। ठीक है, अब आपकी पुस्तक में देखिए, आप सभी अपनी पुस्तक ज़रूर खोलकर रखिए अपने सामने, जिसमें जो मैं समझा रही हूँ वो आप पुस्तक में देखते जाइए। तो एक शब्द है पहला, घोड़े पर सवार। तो इसका समास कैसे बनेगा? इसको लिखेंगे हम घुड़ सवार। ये हमारा इन अनेक शब्दों से एक शब्द तैयार हुआ, घुड़सवार। घोड़े पर सवार, तो उसका समास क्या हुआ? घुड़सवार। इसी तरह से दूसरा शब्द रसोई के लिए
घर। इसका समास क्या होगा? आप सभी ये देख पा रहे हैं ठीक से? इसका समास क्या होगा? यस, रसोई घर। अब तीसरे वर्ड पे आइए, तीसरे शब्द पर आइए। तीसरा शब्द है वन में वास। आप बता सकते हैं क्या, बिना बुक देखे, बिना अपनी पुस्तक देखे आप बता सकते हैं कि इसका समास क्या होगा? ठीक है, वन में वास, वनवास। ठीक है। चौथा शब्द रात और दिन। रात और दिन। अब ये रात और दिन को हम किस तरह लिख सकते हैं? रात दिन। इसका भी वही मतलब होगा जो इसका मतलब है ना। रात और दिन का जो मतलब है वही मतलब रात दिन का है। इसका मतलब ये है कि समास में हमारे अर्थ चेंज नहीं होते, अर्थ नहीं बदलते, बस इन शब्दों का जो रूप है वो छोटा होकर अनेक शब्दों से एक शब्द बन जाता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए पांचवा शब्द। पांचवा जो हमारी पंक्ति है वो है चार मासों का समूह। चार मासों का समूह मतलब कि 4 मास है जहां पर। ठीक है ना। उन सबको अगर हमें बोलना है 4 मास के लिए, हमें अगर कोई बात बोलनी है तो हम उसको ये बोलने की बजाय कि 4 मासों का समूह, उसके बजाय हम ये कहेंगे चौमासा। तो इस चौमासा का भी वही अर्थ है जो 4 मासों के समूह का अर्थ है। ठीक है। अब जो ये नीले रंग का कमल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये हमारा उदाहरण हो चुका था कि नीले रंग का कमल यानी नील कमल। अब अगला उदाहरण देखिए, हाथ से लिखा हुआ। तो जो चीज मैं जैसे लिख रही हूँ, हाथ से अपने लिख रही हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हस्त लिखित। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अब ये समझ गए होंगे कि समास का क्या अर्थ होता है। तो जैसे घोड़े पर सवार, घुड़सवार, है ना। जो व्यक्ति घोड़े पर सवार होता है उसको हम ये बोलने की बजाय कि वो घोड़े पर सवार व्यक्ति जा रहा है, उसके बदले हम क्या बोल सकते हैं? घुड़सवार जा रहा है ना। इसी तरह से रसोई के लिए घर, हम बोले कि ये रसोई के लिए घर है, उसके बजाय हम बोलते हैं कि ये हमारा रसोई घर है। इसी तरह वन में वास, रात और दिन, 4 मासों का समूह, हाथ से लिखा हुआ। ये सारे उदाहरण जो है ये इन शब्दों से ये समास शब्द बने हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे समास शब्द होते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप उनको ढूंढें, खोजें और उनको लिखें। अपने ही आप अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञानवर्धन के लिए आप लिख कर देखें कि और भी समास शब्द क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा समास हमने आज पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और नीचे इसके, आप देखिए समास के नीचे आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको दिखेंगे युग्म शब्द। ठीक है। अब हम देखते हैं युग्म शब्द क्या होते हैं। अब देखिए युग्म शब्द। ठीक है। तो अब युग्म क्या होते हैं? जैसा कि आप अपनी पुस्तक में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है युग्म का अर्थ है जोड़ा, यानी कि जोड़ी, पेयर, जो कि जो शब्द जोड़ियों में होते हैं उन्हें हम युग्म शब्द कहते हैं। अब ये जोड़ियाँ किस तरह की हो सकती हैं? या तो ये जोड़ियाँ विपरीतार्थक शब्दों की हो सकती हैं, या तो ये जोड़ियाँ ऐसी हो सकती हैं कि एक शब्द तो होगा जिसका अर्थ होगा, लेकिन दूसरा शब्द जो होगा वो निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना हो, है ना। जैसे एक शब्द होगा सार्थक और दूसरा निरर्थक। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक शब्द जो भी आपने लिया उसका अपोजिट या उल्टा शब्द जो होगा वो उसकी जोड़ी में होगा। तो आप देखेंगे कि युग्म शब्द में आप हमेशा यही 2 चीज़ें ज़्यादातर आप इनको पाएंगे।
तो ये जब हम देखेंगे युग मतलब जोड़े, है ना, जो दो शब्द को एक साथ जब लिखा जाता है जोड़ के, उसके बीच में आप देखेंगे हमेशा डैश होता है, मतलब कि ये दोनों को आपस में इनकी जोड़ी में इनको बोला या लिखा जाता है ना। तो अब आप देखिए अपने पुस्तक में कि कौन कौन से आपको उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला उदाहरण हुआ हमारा अन्न जल। तो अब अन्न जल क्या है? अन्न और जल दो अलग अलग चीजें हैं, है ना, खाना और पानी, ठीक है। तो अब खाना और पानी तो है और दोनों चीजों के अर्थ भी हैं, ठीक है ना, लेकिन ये खाना और पानी एक दूसरे के विपरीत भी हैं, है ना। एक चीज हम खा रहे हैं, एक चीज हम पी रहे हैं, तो ये जो आपको मैंने बताया कि दो तरीके से जोड़े बनते हैं, है ना। अब आचार विचार, अब आप देख सकते हैं कहीं कहीं जो हमारे युग्म शब्द हैं वो सिर्फ किस तरीके से बनते हैं, उसका जो बेस होता है, उसकी जो नींव होती है वो सिर्फ तुकांत शब्द जैसे राइमिंग वर्ड्स जैसी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आचार मतलब वही व्यवहार, विचार मतलब जो आप सोचते हो, है ना, तो सोच और आपका आचरण, ठीक है। ऐसा ही भूखा प्यासा, तो भूखा और प्यासा, ठीक है। एक चीज है भूख और एक चीज है प्यास, ठीक है, लेकिन दोनों भी क्या है, एक दूसरे से संबंधित भी हैं, जुड़े हुए भी हैं। ऐसा नहीं है कि एक कहीं और का शब्द है, कहीं और का शब्द है, वो कहीं से कहीं तक किसी का उनका कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। एक भूख है, एक प्यास, ठीक। अब है, अब देखिए जो मैंने अभी बात बोली थी वो अब आ रही है। जैसे मैंने बोला चाय और वाय, तो अब चाय का अर्थ तो सब जानते हैं, ठीक है ना, चाय सबको पता है क्या चीज़ होती है, लेकिन वाय, वाय क्या है? वाय कुछ भी नहीं है, हिंदी में नहीं है वाय कुछ भी, है ना। तो ये क्या हुआ, ये निरर्थक शब्द हुआ। तो कई बार क्या होता है, मैंने जो आपको बताया था, निरर्थक शब्दों के भी आपस में जोड़े बनते हैं, सार्थक और निरर्थक के, ठीक है ना, युग्म। अब है जीव जंतु, जीव और जंतु, ठीक है, ये भी आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, संबंधित हो सकते हैं, है ना। एक जीव है, एक जंतु है, ठीक है। और दान पुण्य, दान पुण्य, ठीक है। ऐसा ही दान आपको सबको मालूम है ना, दान क्या होता है, पुण्य क्या होता है। जब हम दान करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है ना। अब है कूड़ा करकट, कूड़ा करकट, ठीक है ना। ऐसे ही हम देखेंगे और भी जितने सारे शब्द इसमें हैं वो आप देख सकते हैं। कैसे? मार धाड़, विघ्न बाधा, हृष्ट पुष्ट, ठीक ठाक, उल्टा पुल्टा, भूत प्रेत, चिट्ठी पत्री, झगड़ा टंटा, धर्म कर्म, ये सारे उदाहरण जब आप अपनी पुस्तक में से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ शब्दों के जोड़े हैं और मतलब सार्थक शब्दों के जोड़े हैं और कुछ में निरर्थक शब्दों के जोड़े या युग्म है, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो, कुछ नहीं आया हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे, एक और छोटा सा हमारा टॉपिक है, छोटा सा ही है, वो हम देखते हैं। वो है पुनरुक्त शब्द। अब पुनरुक्त क्या होता है? पुनरुक्त होता है, पुनरुक्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुनरुक्त का मैं आपको शाब्दिक अर्थ बताती हूँ। पुनरुक्त शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ है पुनः दोहराना, मतलब पुनः बोलना किसी चीज को, पुनः रुक्त, पुनः बोलना, पुनः उक्त। तो पुनरुक्त मतलब कि हमने जो चीज दोबारा से कही, कोई भी शब्द अगर हम उसको दोबारा तिबारा दोहराते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पुनरुक्त, बार बार बोलना। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो भी शब्द हम बोल रहे हैं या जो हम वाक्य में उस पुनरुक्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो वाक्य जो है उन पुनरुक्त शब्दों के कारण और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं, या जो हम बात कहना चाहते हैं उस बात को और भी बल मिल जाता है, ठीक है ना। तो पुनरुक्त का अर्थ है एक शब्द का दो बार प्रयोग होना, जो मैंने आपको बताया। अब इसके उदाहरण देखिए, फिर
फिर। जैसे कि मैं आपको अगर इसका वाक्य में प्रयोग बताऊं तो मैंने तुम्हें मना किया फिर भी तुम वही गलती फिर कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि बार बार कर रहे हो मतलब अब तुमने ये चीज़ इस चीज़ को एक आप क्या बोलना चाहिए लिमिट से आप ज़्यादा हो गए, आपने बहुत ज़्यादा ये गलती आप बार बार कर रहे हो, है ना। अब एक और है ऊंचे ऊंचे। अब ऊंचे ऊंचे है ना, तो क्या है हमारे देश में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो ऊंचे ऊंचे एक बार भी बोल सकते थे कि ऊंचे पहाड़ हैं। उससे ज़्यादा प्रभावी ये वाक्य कब लग रहा है जब हम कह रहे हैं कि हमारे देश में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं, है ना, एक से बढ़कर एक ऊंचे पहाड़ हैं। तो ये इस तरह से आप समझेंगे कि पुनरुक्त शब्दों का हम इस्तेमाल प्रयोग क्यों करते हैं। इसी तरह है एक शब्द है कभी कभी, धीरे धीरे, गाते गाते, टुकड़े टुकड़े, सवेरे सवेरे, हंसते हंसते, भरी भरी, थोड़ा थोड़ा, हरी हरी, कल कल। मतलब एक ही शब्द को दो बार बोलना, अपने वाक्य को और प्रभाव प्रदान करना, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये तीनों जो हमने आज विषय शब्द पढ़े, ये समास, युग्म और पुनरुक्त आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं या आपको कोई शंका है तो आप अवश्य मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। आज की कक्षा के लिए आपका धन्यवाद।